हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। बट इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले जो लास्ट टाइम मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उन 2 क्वेश्चंस का आंसर जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया वो बिल्कुल सही आंसर्स यहाँ पे लिख के दिया था। और यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिया है उनके लिए भी आंसर्स मैं बताऊंगा। देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बांध मतलब डैम कौन सा है। तो उसका आंसर रहता है हीराकुंड बांध, और है कहाँ पे, उड़ीसा में, और किस नदी पे है, महानदी। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जिन्होंने भी आंसर दिया है वो सभी का आंसर ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सबसे पहले सूर्य कहाँ आता है, मतलब, है ना। तो ध्यान रखना, उसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे और दोनों का आंसर्स आप सबने वैसे दिया भी था, और जिन्होंने नहीं दिया था उनके लिए अब मैं यह आंसर्स दे चुका हूँ। चलिए भाई, आज का सेशन बिल्कुल एक मोटिवेशंस के साथ और एक एनर्जी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें लोक नृत्यों की बात हो रही है। देखो, लोक नृत्यों का मतलब है, ये है कि जो एक फोक डांसेस होते हैं ना, है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो हमारे लोक नृत्य है ये भाई भारतीय लोक नृत्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पंडवानी। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है या एक नृत्य है। तो ध्यान रखना, ये जो है पंडवानी, ये है छत्तीसगढ़ की। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। इसी तरह से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भारतनाट्यम किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो भाई ये आपको भी आंसर्स देने का वैसे, है ना, प्रयास करना चाहिए। भारतनाट्यम के लिए हम हमेशा तमिलनाडु को याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मेरे को बताना है, एक होता है कुचिपुड़ी, है ना, एक है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है, अब ये आपने मुझे नीचे लिख के देना है, ठीक है। फिर देखो, 3 क्वेश्चन आपके हो गए ना एक ही क्वेश्चन के साथ। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ काम किया करो ना, सफलता जरूर मिलेगी। बेशक अभी आपको डराया जा रहा है कि नहीं भाई, इस बार का जो पेपर पैटर्न है, आपने सुना होगा पेपर पैटर्न में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने अपना रूल निकाला है जिसमें वो पहले प्री लेगा फिर मेन लेगा। भैया, आपको इससे घबराना नहीं है, आपको बस मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे ना। मेहनत करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैक्सिमम टाइम पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, और बहुत आसान है भाई, ए असम से संबंधित है। बिहू एक लोक नृत्य है, एक फेमस डांस है, कहाँ का है? असम का है। और साल में ये 2 बार आयोजित होता है भाई, ध्यान रखना है इसको, है ना। तो देखो, अब आपके फेमस डांसेस के 4 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक मैंने बात करी थी अभी अभी, एक पंडवानी की बात करी थी। उसके बाद मैंने आपको एक बताया अभी, भारतनाट्यम के बारे में बताया, और कुचिपुड़ी मैंने आपसे पूछा है। और अभी हम बात करें बिहू की। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मतलब 4 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ठीक हो गए ना। हाँ, चलिए। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, गरबा। गरबा गरबा कहाँ का एक लोक नृत्य है? ध्यान रखना, गरबा, गरबा कहाँ का एक लोक नृत्य है? ध्यान रखना, ये गुजरात का है। तो भैया, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लोक नृत्यों के आपसे डिस्कस करे, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चला कि भाई फेमस डांसेस से भी, लोक नृत्यों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो लोक नृत्य वाला टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के राज्य चिन्ह, या सॉरी, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है। राज्य चिन्ह का मतलब होता है नेशनल साइन। नेशनल साइन सबको पता है, सत्यमेव जयते है हमारा। तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये हमें बताना है। उपनिषद क्या है? ये भाई हमारे प्राचीन ग्रंथ है। और आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे कि उपनिषद की संख्या कितनी है? चलो मैं बताता हूं आपको ना। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। अब आपके लिए प्रश्न और मैं पूछूंगा यहां से, उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? वेदांत या वेदांग? वेदांत या वेदांग? तो इसमें से एक आंसर रहेगा उपनिषद का, वो आपने मुझे नीचे लिख के देना है। अब सुनना, 108 उपनिषदों में से एक है मुंडक
उपनिषद या फिर मुंडको उपनिषद भी कहा जाता है इसे। यहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है, मतलब ये ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और ध्यान रखना इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे। क्लियर है? हर दिन जो है वो एक जो लेवल है, जो कॉम्पिटिशन्स है वो बढ़ रहा है और पेपर का लेवल बढ़ रहा है, उठ रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी एसएससी जीडी या फिर अग्निवीर का पेपर या फिर हाई कोर्ट क्लैरिकल का पेपर आया था ना। पहले हाई कोर्ट क्लैरिकल का पेपर बहुत आसान आता था, उसमें पूछता था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अब ऐसा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता ना। हाँ, तो ये क्वेश्चंस अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? देखो, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर है। ये क्वेश्चन बहुत तरह तरह तरीके से पूछा जाता है। कई बार ऐसा पूछा जाता है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, तो आपको आंसर करना होता है कंबोडिया। अब यहाँ पे इसने बता दिया है कंबोडिया जो है वो कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर है, पर आपको ये बताना है ये किस देवता से संबंधित है। ध्यान रखना ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोरवाट मंदिर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और ये किसको समर्पित है? ये भाई भगवान विष्णु को समर्पित है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। उसी तरह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है? तो हम आंसर क्या करेंगे भाई? इज इक्वल टू, वो कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में है। क्या नाम है उसका? जगन्नाथ या फिर कोणार्क? याद रखना कोणार्क जो है वो बिल्कुल सही है। अब आपने मुझे बताना है जो भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है वो कोणार्क है, उड़ीसा में स्थित है। अब मुझे बताना है कि वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो आंसर दीजिए भाई, जितने भी क्वेश्चंस पूछता हूं उनका आंसर्स देने में वही संकोच ना करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो मैं पढ़ाता हूं उसको कॉपी में नोट जरूर करा करो। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस आपको पता होंगे उनके आंसर्स, तो आपको पेपर में बहुत बेनिफिट होगा ना। अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज को लगाते हो तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं बनता है ना। चलिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो, अभी हाल फिलहाल में हम ऑफलाइन क्लासेस में अपना इतिहास ही पढ़ रहे हैं और आज ही हमने वैदिक काल को कंटिन्यू करा है। तो हमने समझा था जो वैदिक काल है होता क्या है, और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है, और सबको पता होना चाहिए इज इक्वल टू पशुपालन। होगा या नहीं भाई? हमें पता है जो आर्य थे, आर्य कौन थे? आर्य ऋग वैदिक के लोग थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। आए क्यों थे? क्योंकि वो वही पशुपालन का व्यवसाय करते थे, तो उनके लिए चरागाह की तलाश में वो भारत आए थे, है ना। तो वही याद रखना, पशुपालन इज द राइट। हाँ, अगर उत्तर वैदिक काल के आर्यों की बात करी जाए तो उनका व्यवसाय क्या है, तो ध्यान रखना उनका पशुपालन कम हो जाएगा और उनका कृषि व्यवसाय हो जाता है। उत्तर वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि हो जाता है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण क्या है? ये भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है ना। जैसे कुरान सुना होगा, कुरान वही मुस्लिम धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, और पुराण जो है ये हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। पुराणों की संख्या 18 है। पेपर में क्वेश्चन बनता है प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है। जैसे आपने वेद सुने ना, वेदों की बात करी जाए संख्या कितनी है बताइए? 4। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। वैसे ही सबसे प्राचीन जो पुराण है उसका आंसर में भी आपको देना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये चीज़ जरूर बता दूंगा अभी कि पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है। पुराणों की रचना की गई है लोमहर्ष ऋषि। क्या लिखेंगे? लोमहर्ष ऋषि के द्वारा ये जो नाम है पुराणों की रचना की गई है। और लोमहर्ष ऋषि का एक बेटा भी है उग्रश्रव, तो उनका नाम भी इनके साथ जुड़ता है। उग्रश्रव और लोमहर्ष ऋषि पुराणों के रचनाकार में माने जाते हैं। अब आपको बताना है सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है ना। चलिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि का मतलब होता है पुराना। भारतीय संगीत का पुराना ग्रंथ किसे कहा जाता है? ये बहुत आसान है भाई, सामवेद को। सामवेद जो है भाई ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि संगीत के जो मुख्य स्वर है वो 7 है, सा रे गा मा पा दा नी। तो ये 7 स्वर जो हैं ये भी सामवेद से लिए गए हैं, इसीलिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या पुराना ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा
झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मतलब सिंपल सी बात है, जब संविधान बनाया गया तो उस टाइम भाई वहाँ पे सभाएं बनाई गई, अलग अलग यहाँ पे है ना कमेटीज बनाई गई। तो पूछा जाता है कि एक कमेटी थी जिसका नाम था झंडा समिति या झंडा कमेटी बोल सकते हो। तो इसके हेड कौन थे? जेबी कृपलानी। तो देखो ये क्वेश्चन सीरीज कितनी आपके लिए फायदेमंद है। इसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद एचपीजीके के क्वेश्चंस, उसके बाद जियोग्राफी के, ठीक है, और है ना साथ में आपके जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भी यहाँ पे कवर हो रही है, साइंस के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बट भाई आपका यहाँ पे अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो तभी इस क्वेश्चन सीरीज का फायदा है, अदरवाइज नहीं है ना। तो जेबी कृपलानी इसका बिल्कुल सही आंसर था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता कौन है भाई? बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल सिंपल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, पनामा नहर, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर कहाँ है पता है? देखो मैं बताता हूँ आपको भी। पनामा नहर जैसे ये मान लीजिएगा आपका विश्व है, यहाँ जैसे एशिया है और यहाँ जैसे आपका यूरोप है, ये वाला यूरोप है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है और यहाँ नीचे क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो इस जगह पे भाई यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे डैश लगाया ना, यही आपकी पनामा नहर है। तो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में क्या है? पनामा नहर है। अब सुनना, यहाँ पे इस तरफ को क्या है? अटलांटिक सागर है और महासागर है, और इस तरफ को क्या है? प्रशांत महासागर। तो ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? यहाँ पे आंसर आएगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। तो देखो नक्शे के साथ आपको क्वेश्चन समझा दिया गया है। अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त है, बट आज भी आपको कल की तरह दो क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। ये आपके लिए घर के लिए काम है। विश्व की सबसे बड़ी नहर क्या है, कौन सी है? इसके बारे में आप जितना भी जानते हो वो आपने लिखना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ वो है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर में पानी किसका है? सतलुज का। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। वैसे ही आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, ठीक है। इसके बारे में जितना भी जानते हो वो सब कुछ लिखिएगा। नेक्स्ट, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? ये भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है आपकी क्लासेस में, तो इसका आंसर्स भी मुझे चाहिए भाई आपसे, है ना। अगर नहीं आता होगा तो आप पूछ सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में, आपका मैं आंसर्स दूंगा और साथ में इन दो क्वेश्चंस को कल के लेक्चर्स में सबसे पहले डिस्कस भी करूंगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त है और ध्यान रखिएगा, नीव इंस्टीट्यूट एचआरटीसी एमसीक्यू सीरीज ही नहीं पढ़ाता है, एचआरटीसी का पूरा सिलेबस भी यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ पटवारी की परीक्षा की तैयारी, एचपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेओआईटी, टेट, टीजेटी की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हो। इसका ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल शाम ठीक 10 बजे के आसपास। तब तक के लिए गुड नाइट, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा और लगातार निरंतर प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बाय।